स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऊतक जिसमें क्या है, विभाजन की क्षमता अस्थायी रूप से समाप्त हो जाए। आज हम आगे उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सरल स्थायी ऊतक होता था उसमें क्या है, उसकी घटक कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य दोनों क्या होते थे, समान। लेकिन जो जटिल ऊतक होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान होती है तथा वो मिलकर एक विशिष्ट कार्य संपादित करती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इसे क्या है, हेटेरोजेनस टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, जटिल ऊतक हैं जो समैनी पादपों में पाए जाते हैं। इन दोनों ऊतकों में जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जाइलम में जल सम्मेलन तथा फ्लोएम में भोज्य पदार्थों के सम्मेलन में सहायता करती हैं। प्राथमिक जाइलम अथवा प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण प्रोकैम्बियम से होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण वेस्कुलर कैम्बियम से होता है। तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम उच्च पादपों के बीजाणुभिद के सम्मेलन ऊतक का महत्वपूर्ण भाग बनाता है। जाइलम शब्द की उत्पत्ति जाइलोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बुढ़। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो नगेली ने किया था। नगेली क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। जाइलम के आधार पर सम्मेलनी पादपों को बाद में ट्रैक्योफाइटा नाम दिया गया। इसमें टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म सम्मिलित हैं। ट्रैक्योफाइटा का नाम जाइलम में उपस्थित बाह्य तत्वों के आधार पर दिया गया। जाइलम को हेड्रोम अथवा कास्ट ऊतक भी कहते हैं। प्रोकैम्बियम से विकसित होने वाले जाइलम को प्राथमिक जाइलम कहते हैं। इसमें जो जाइलम तत्व पहले विकसित होते हैं वे प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स कहलाते हैं, तथा जो जाइलम का भाग बाद में विकसित होता है उसे हम क्या है, मेटाजाइलम कहते हैं। जाइलम में जो संरचना है वो मुख्यतः 4 घटकों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स को सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं, हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो जटिल ऊतक होता है वो फ्लोएम है। आप सभी ने पढ़ा होगा। फ्लोएम है, ये भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करता है। पादप के समस्त भागों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये भी 4 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर को सम्मिलित किया गया है। तो पहले हम जाइलम के भागों को पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लोएम। जाइलम 4 घटकों से मिलकर बना होता है, जो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एवं जाइलम पैरेन्काइमा में विभाजित किए गए हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला भाग जाइलम का ट्रैकिड्स होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा हुआ है, ये क्या है, ट्रैकिड की संरचना को दर्शाया गया है। ट्रैकिड्स जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा का मुख्य सम्मेलनीय भाग होती हैं। सामान्यतः इन पादपों में क्या है, बेसल्स होती हैं, वो अनुपस्थित होती हैं। एंजियोस्पर्म के जो प्रिमिटिव फैमिली हैं, जैसे मैग्नियोलेसी कुल के जाइलम एवं कुछ द्विबीजपत्री पादपों में भी क्या है, ट्रैकिड्स मिलती हैं। इनकी संरचना के बारे में देखें, सामान्यतः ये लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जिनके सिरे क्या है, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। अनुप्रस्थ काट में ये वाहिकाएं गोलाकार अथवा छेनी की तरह तिकोने नुकीले दिखाई देती हैं। सामान्यतः प्रोटोजाइलम में वाहिनिकाओं में द्वितीयक भित्ति में लिग्निन का एन्युलर अथवा स्पाइरल डिपोजिशन मिलता है, तथा मेटाजाइलम में की जो ट्रैकिड्स होती हैं उनमें स्क्लेरिफॉर्म या जालिका रूपी डिपोजिशन मिलता है। ट्रैकिड्स
नॉन परफोरेटेड होती हैं, अर्थात इनकी प्राइमरी सेल वॉल एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में होती है। अधिकांशतः मेटाजाइलम वाहिकाओं में तथा द्वितीयक जाइलम की वाहिनिकाओं में पिटेड सेकेंडरी थिकनिंग्स होती हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरी प्राथमिक भित्ति पर सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाता है, जिसे निक्षेपण भी कहते हैं। निक्षेपण रहित क्षेत्रों को पिट कहते हैं, गर्त कहते हैं। इनकी संख्या एवं विन्यास एक ही कोशिका के विभिन्न भित्तियों पर अलग अलग हो सकती है। गर्त दो प्रकार के होते हैं, सरल गर्त एवं बॉर्डर पिट, परिवेशित गर्त। सरल गर्त में मात्र प्राथमिक भित्ति होती है तथा इस क्षेत्र में द्वितीयक स्थूलन नहीं होते, जबकि परिवेशित गर्त में द्वितीयक निक्षेपण होता है। इससे गर्त के चारों ओर एक बॉर्डर सा नजर आता है, अतः इसे बॉर्डर पिट कहते हैं। सामान्यतः दो संलग्न कोशिकाओं के गर्त भी संलग्न होते हैं तथा पिट पेयर बनाते हैं। बॉर्डर पिट पेयर में गर्त के केंद्र में प्राथमिक भित्ति पर सेकेंडरी थिकनिंग्स होती हैं, जिन्हें क्या है, टोरस कहते हैं। यह एक बाल्ब की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं हम ट्रैकिड्स के फंक्शंस के बारे में। ट्रैकिड्स वाहिकाओं के साथ जड़ों से अवशोषित जल को विभिन्न पादप अंगों तक पहुंचाती हैं तथा पादप को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। जाइलम का दूसरा मुख्य समैनी भाग होता है, वो वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं। वाहिकाएं सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है, लेकिन आपात स्वरूप कुछ आद्य आवर्तबीजी पादपों जैसे विंट्रेसी फैमिली और ट्रोकोडेंट्रेसी फैमिली के कुछ पादपों में क्या है, अनुपस्थित होती है तथा कुछ एक बीजपत्री पादपों के तने में जैसे यक्का ड्रेसिना में भी ये क्या है, अनुपस्थित होती हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों जैसे नीटेल्स ऑर्डर के जो मेंबर हैं, जैसे नीटम हुआ, बेल्वेशिया हुआ, एपिड्रा हुआ, इनमें क्या है, वेसल्स मिलती हैं। इनको छोड़कर अन्य पादपों में ये अनुपस्थित होती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में भी आपात स्वरूप जैसे टेरिडियम सिलेनेजिला की कुछ जातियों में भी क्या है, वाहिकाएं पाई जाती हैं। बाकी अधिकांश टेरिडोफाइट्स में भी ये अनुपस्थित होती हैं। अब आप इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। डायग्राम में आपको क्या है, एक वेसल्स को दिखाया गया है। ये नलका के समान लंबी बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जो वेसल सेल्स के एक के ऊपर एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर बनती हैं। इस प्रकार दिखाई देने वाली एक लंबी वाहिका वास्तव में अनेक कोशिकाओं से बनी होती है। एकल वाहिका वाहिनिका की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है तथा लंबी कम होती है। वाहिकाओं के सिरे पर छिद्र होते हैं, पर कभी कभी छिद्र सब टर्मिनल या लेटरल भी हो सकते हैं। वाहिकाओं के मध्य उपस्थित वह भित्ति जिस पर एक अथवा अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं उसको परफोरेशन प्लेट कहते हैं। यदि इस तल पर एक ही छिद्रण हो तो सिंपल परफोरेशन प्लेट, और यदि छिद्रण क्या है, एक से अधिक हो तो इसे मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। इसके चारों तरफ परफोरेशन रिम छिद्रण कोर भी मिलती है। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट की अपेक्षा जो सिंपल परफोरेशन प्लेट है वो ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। वाहिकाएं भी जो वाहिनिका हैं उनकी भांति मृत तथा लिग्निन के सेकेंडरी डिपोजिशन से युक्त होती हैं। इनमें भी वाहिनिकाओं की भांति विभिन्न प्रकार की अर्थात स्पाइरल, एनुलर, स्क्लेरिफॉर्म अथवा रेटिकुलेट सेकेंडरी डिपोजिशन पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इनका जो अनुप्रस्थ पट होता है वो क्या है, गल जाता है तथा वे सतत नलका रूपी संरचना बनाती है। वाहिकाओं की लंबाई सामान्यतः कुछ सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन कुछ में यह अधिक लंबी भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम जाइलम के नेक्स्ट पार्ट, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा की जो सेल होती हैं वो पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। सामान्यतः प्राइमरी जो जाइलम में पैरेन्काइमा होता है वो अधिक होता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज से बनी होती है, परंतु द्वितीयक जाइलम में अपेक्षाकृत मोटी व लिग्निन युक्त भी हो सकती है। इसे हम क्या, वुड पैरेन्काइमा, काष्ठ मृदुतक भी कहते हैं। जाइलम में इसके अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मृत होती हैं।
जाइलम को द्वितीयक जाइलम में जो हमें मृदुतक मिलता है, पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं मिलती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक एक्सियल पेरेन्काइमा और दूसरा रे पेरेन्काइमा। एक्सियल जो पेरेन्काइमा होता है ये जो कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से विकसित होता है और ये जो होती हैं अक्ष के ऊर्ध्वाधर अक्ष में स्थित होती हैं। दूसरा जो हमारा रे पेरेन्काइमा है, इसकी जो सेल्स हैं वो रेडियली इलोंगेट होती हैं और ये रे इनिशियल से विकसित होता है। दोनों का काम क्या है, अरीय रूप से सम्मेलन करना। अब बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा के फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये क्या है, जाइलम के चारों पार्ट्स में से क्या है एकमात्र लिविंग पार्ट है। तो ये क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है पदार्थों का संग्रहण करना, तथा ये कुछ मात्रा में क्या है जल सम्मेलन में भी क्या है ये सहायता करता है। तो ये क्या है हमारे जाइलम पेरेन्काइमा की संरचना और इसके कार्य के बारे में हुआ। अब बात करते हैं जो जाइलम का चौथा भाग है, जाइलम फाइबर्स के बारे में। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरन काइमेटिक फाइबर्स हैं। इनकी जो सेल वॉल है उस पर क्या अत्यधिक थिकनेस मिलती हैं एवं जो कोशिका की वॉल्यूमन होती है वो बहुत ही छोटी होती है और कभी कभी क्या है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। परिपक्व अथवा अवस्था पर ये क्या है मृत हो जाते हैं तथा इनकी द्वितीयक भित्ति में लिग्निन का क्या मिलता है, स्थूलन डिपोजिशन मिलता है। वाहिकाओं की भित्ति में अनेक स्थूलन मिलते हैं तथा गर्त भी क्या है छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार वाहिनिका में परिवर्तित तंतु ट्रैकिड फाइबर्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जाइलम में कुछ लिवरीफॉर्म फाइबर्स भी मिलते हैं। सामान्यतः जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो पटहीन एसेप्टेट फाइबर्स होते हैं तथा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में पटयुक्त तंतु भी मिलते हैं, जैसे फैमिली एनाकार्डियेसी, मेलियेसी, सेपेंडेसी एसेक्टा। इन जो कुलों के कुछ पादपों में क्या है पटयुक्त तंतु मिलते हैं। कुछ पादपों जैसे वाइटिस में इस प्रकार के तंतु फ्लोएम में भी मिलते हैं। ये पट लिग्निन के स्थूलन से बनते हैं। कुछ द्विबीजपत्री पादपों की द्वितीयक जाइलम में तथा रिएक्शन बोर्ड जिसे प्रतिक्रिया कास्ट भी कहते हैं में विभिन्न प्रकार के तंतु मिलते हैं, जिनमें द्वितीयक भित्ति में लिग्निन की अपेक्षा सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। ये तंतु म्यूसिलेजिनस फाइबर्स कहलाते हैं तथा ये भीतरी परत जी लेयर कहलाती है। जी लेयर हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होती है तथा फूल जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्लेष्मी तंतु वाहिनिकीय एवं फ्लोएम तंतुओं के रूपांतरित तंतु होते हैं। सामान्यतः मोटी भित्ति युक्त अपेक्षाकृत कम लंबे सक्रिय एवं सरल गर्त तंतु एडवांस माने जाते हैं। अब बात करें जाइलम फाइबर्स के फंक्शन के बारे में, तो इन तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है, पादप को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। कुछ तंतु स्टार्च, ऑयल इत्यादि का स्टोरेज भी करते हैं। तो ये था जाइलम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है फ्लोएम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।